तो गाइस आज बात करेंगे कुछ लीक्स, र्यूमर और अपडेट्स के बारे में। इंडिया का जो 2019 बजट है वो रिलीज हो गया और यहाँ पर इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनका कहना है कि इंडिया में जो मोबाइल डेटा कंजम्पशन है लास्ट 5 ईयर में वो 50 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ऑल थैंक्स टू रिलायंस जियो, क्योंकि उनकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, उनके इतने अट्रैक्टिव प्लान्स की वजह से पॉसिबल हुआ है और इस वजह से इंडिया आज की डेट में एक लीडिंग कंट्री बन गया है हाई मोबाइल डेटा कंजम्पशन में इन द वर्ल्ड। और अभी पॉसिबली सबसे ज़्यादा लो रेट चल रहा है इंडिया में मोबाइल डेटा और वॉइस कॉल के पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में अभी जो एवरेज मोबाइल डेटा कंजम्पशन चल रही है पर यूज़र पर मंथ वो है 10.8 GB। तो ये काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है ओवर द ईयर और ये सब चीज़ें तो अच्छी चलती जाएंगी। और अब यहाँ पर हमें एक बेटर क्वालिटी एक नेटवर्क मिल जाए तो ये काफ़ी बड़ा एक प्लस पॉइंट ऐड कर देगा ओवरऑल एक्सपीरियंस में। वहीं पर इंडिया के FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, जिसकी वजह से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये दोनों ही काफ़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियाँ हैं जिनके प्लेटफॉर्म में आपको काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे या फिर कुछ जो अवेलेबल होंगे वो आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा रेट में दिख रहे होंगे। अब ऐसा हुआ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं FDI रूल में और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है अमेजॉन फ्लिपकार्ट में, क्योंकि दोनों ही कंपनियाँ बाहर की हैं और यहाँ पर भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया जा रहा था बाहर के, जिसके वजह से यहाँ के इंडिया के जो लोकल रिटेलर्स हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए FDI के जो रूल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके रूल में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए और जिसकी वजह से ये असर हमें देखने को मिल रहा है। अब अमेजॉन में पहले जैसे शायद ही इतने सस्ते प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो लेट्स सी अमेजॉन फ्लिपकार्ट ये दोनों ही कंपनियां कैसे इस चीज़ को हैंडल करती हैं, क्योंकि इन दोनों ही कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है अभी इंडिया में। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इंटेल ने लॉन्च किया अपना एक नया CPU Xeon W3175X, जहाँ पर हमें मिलते हैं 28 कोर एंड 56 थ्रेड, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 3.1 GHz, बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 4.3 GHz की। यहाँ पर अगर इस प्रोसेसर को कंपेयर किया जाए AMD के Ryzen Threadripper 2990WX को, जहाँ पर हमें मिलते हैं 32 कोर और 64 थ्रेड, तो यहाँ पर मैं एक प्रोज एंड कॉन बताता हूँ दोनों को कंपेयर करके। तो यहाँ पर जो डेफिनेटली जो Xeon 3175X प्रोसेसर है वो फास्ट है मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस में। यहाँ पर आपको एक बेटर ओवरक्लॉकिंग मिलेगी अगर आपके पास एडुकेट अमाउंट ऑफ पावर है इसको पावर देने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है ये चिप और प्रॉपर कूलिंग सिस्टम है तो ये अच्छे से ओवरक्लॉक भी हो जाएगा और किसी भी वर्कलोड को इजीली हैंडल कर सकता है। बट द ड्रॉबैक इज यहाँ पर आपको एक एक्सपेंसिव LGA 3647 सॉकेट वाला मदरबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा जो कि काफ़ी बड़ा और एक्सपेंसिव है। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है तो आपको एक महंगा पावर सप्लाई, एक अच्छा पावर सप्लाई भी यूज़ करना पड़ेगा और ये जो एक ग्रेट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता Ryzen Threadripper 2990WX से। यहाँ पर इस प्रोसेसर की कॉस्ट रखी गई है $3000 और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है Ryzen Threadripper 2990WX से। और हाँ, डेफिनेटली ये जो प्रोसेसर है वो हर किसी के लिए तो है नहीं, नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर के लिए, क्रिएटर्स के लिए तो नहीं है। यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है वो एक प्रोफेशनल क्रिएटर्स के लिए, एक प्रोफेशनल जिनको सच में इस प्रोसेसर की प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत है और फिर चाहे वो कितना भी महंगा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा हो सकता है। वहीं पर इंटेल का जो मार्केट शेयर है, स्टॉक प्राइस है, वहाँ पर ड्रॉप देखा गया है। भले ही AMD का जो Ryzen प्रोसेसर है वहाँ पर उन्होंने एक इम्पैक्ट डाला है इंटेल के मार्केट शेयर में, लेकिन वो जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट नहीं है। इतना सब होने के बावजूद भी इंटेल एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है मार्केट से, कहीं ना कहीं एक मार्केट में डोमिनेंस बना के रखा है अपने CPUs का, स्पेशली कई सारे सेक्टर्स में, जैसे कि गेमिंग में, गेमर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर एक फास्टेस्ट CPU है अभी भी गेमिंग में इंटेल के CPU, और भी काफ़ी सारी चीज़ों में इंटेल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भले ही वो 14 नैनोमीटर में है लेकिन अभी भी हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि इंटेल इस चीज़ को कब तक आगे बढ़ाता है और अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कब करता है 10 नैनोमीटर में। वहीं पर AMD के जो CEO है लीजा सू, उन्होंने कंफर्म किया है कि 2019 में उनके जो नेवी आर्किटेक्चर वाले जो नेवी ग्राफिक कार्ड है वो ज़रूर मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। अब यहाँ पर कोई डेट वगैरह कुछ अनाउंस नहीं किया गया है, बस हाँ ये बताया गया है कि 2019 में आपको नए ग्राफिक कार्ड AMD की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। तो ये अच्छा है, AMD काफ़ी लंबे समय के बाद कुछ नए ग्राफिक कार्ड को लॉन्च करेगा मार्केट में। और ये जो ग्राफिक कार्ड रहेंगे नेवी आर्किटेक्चर वाले वो 7 नैनोमीटर में बेस्ड रहेंगे और एक कंप्लीटली न्यू आर्किटेक्चर, उनका नया आर्किटेक्चर रहेगा। तो यहाँ पर आप एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देख पाएंगे परफॉर्मेंस में उनके प्रीवियस जनरेशन से। तो डेफिनेटली एक नया सक्सेसर है तो वहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये 7 नैनोमीटर में है तो वहाँ पर हमें कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। उन्होंने रिसेंटली एक ग्राफिक कार्ड लॉन्च किया है Radeon 7 जो कि 7 नैनोमीटर में है और यहाँ पर उसे कुछ बेंचमार्क्स वगैरह बताए जा रहे हैं, जो लीक्स है वो RTX 2080 से कम्पीट कर रहा है।
तो ये तो बस वहाँ पर लीक्ड बेंचमार्क्स है। जस्ट वेट फॉर द ओरिजिनल रिव्यूज़। जब वो रेडियन 7 वगैरह लॉन्च होंगे तो लॉन्च के समय हमें ओरिजिनल रिव्यूज़ रिव्यूअर्स की तरफ से देखने को मिल जाएंगे, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो परचेज़ करना है नहीं करना है, क्योंकि आई थिंक इट्स वर्थ वेटिंग फॉर नेवी, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। AMD यहाँ पर जो Ryzen CPUs है वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। GPU मार्केट में उनकी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, तो लेट्स सी कि ये जो नए प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, AMD काफ़ी लंबे समय के बाद कर रहा है, तो ये कितना अच्छा मार्केट में पकड़ बना के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी AMD के पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है नहीं जो NVIDIA के मार्केट को शॉक कर पाए, उसके मार्केट को टच कर पाए। काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर यहाँ पर NVIDIA लेके बैठा है, तो लेट्स होप यहाँ पर AMD की तरफ से एक अच्छा कंपटीशन मिले नेवी ग्राफिक कार्ड के आने से। मार्केट की अगर बात करूं तो वहीं पर एक मैन है जिन्होंने एक फ्रूट के प्राइस टैग को स्वैप कर दिया PS4 के प्राइस टैग से, जिससे जो PS4 है वो $8 का बन गया। और जब उन्होंने इस प्राइस टैग के साथ में PS4 को बिल कराने ले गया तब उन्हें वहां पकड़ लिया गया। और कैसे नहीं पकड़ा जाता यार, कोई भी एक $8 का फ्रूट और एक महंगे PS4 के बीच में फर्क बता सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ रहती है तो उससे पता लगाया जा सकता है। और बस पकड़ने के बाद क्या था, जेल। उन्हें 4 महीने की जेल कर दी गई है। अब ये इलीगल काम है, अब ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनको शायद नहीं पता था कि वो पकड़े जाएंगे, तो वो अब प्राइस की अगर हम बात करूं तो एप्पल के स्मार्टफोन, एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे रहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। नो डाउट उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी उनकी अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल में एक हैवी डाउन देखा गया है, उनकी जो सेल्स हैवी ड्रॉप देखा गया है सेल्स में। यहाँ पर अराउंड 15% की जो सेल है वो डाउन देखा गया है Q4 में। और अगर ये रेगुलरली जो सेल्स है वो डाउन चलती रही 15% 20%, तो ये एप्पल के इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर एप्पल शायद अपने प्राइजेस जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइजेस को ड्रॉप कर सकता है। अब ये एकदम कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं है कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस डाउन करने वाला है, लेकिन ये चीज़ उनको करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे जगह में एक इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है एप्पल के स्मार्टफोन का। एप्पल के स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और एप्पल के प्रोडक्ट्स भी जहाँ हैं वो जहाँ लोग उन्हें पसंद करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर वो एक अच्छे रीजनेबल रेट में उन्हें प्रोवाइड करे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा यूजर्स के लिए और एप्पल के लिए भी। लेट्स सी एप्पल इस चीज़ को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि कई कंट्रियाँ हैं जहाँ पर जो प्राइजेस हैं एप्पल प्रोडक्ट्स के वो इंसेनली प्राइस किया गया है उनको। आई डोंट नो वाई, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में वो अवेलेबल रहते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्मार्टफोन है, मैकबुक है या अदर iMac वगैरह है, अदर जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में अवेलेबल रहते हैं। तो कुछ यूजर्स हैं जो उन्हें खरीदना तो चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर प्राइसेस थोड़ी रीजनेबल थोड़ी कम रहे, थोड़ी अच्छा रहे कि जो यूजर्स उन्हें अफोर्ड कर पाए, तो एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो और भी बड़ा और अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर एनवीडिया ने भी एडमिट किया है कि उनके जो न्यू जनरेशन RTX ग्राफिक कार्ड है उनकी जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम है जितनी ज़्यादा उन्हें एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ पर कुछ बात है कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि उनके जो न्यू जनरेशन RTX ग्राफिक कार्ड है उनके वहाँ पर हमें कोई ह्यूज परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को नहीं मिला एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन 10 सीरीज ग्राफिक कार्ड नॉर्मल एंड ट्रेडिशनल गेमिंग सिचुएशन में। यहाँ मैं डीप लर्निंग, सुपर सैम्पलिंग, रे ट्रेसिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल जो गेमिंग है, जो ट्रेडिशनल गेमिंग इतने सालों से चली आ रही है, उसमें हमें कोई ह्यूज परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को नहीं मिला जिस प्राइस में ये कार्ड अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पर इन कार्ड के जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है प्रीवियस जनरेशन से, तो इस वजह से भी यूजर्स कन्फ्यूज हैं कि उनको क्या लेना चाहिए। अगर कोई यूज़र है उनको ट्रेडिशनल गेमिंग ही करनी है, रे ट्रेसिंग DLSS से कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पर वो ऑलरेडी उनके पास अगर 10 सीरीज 9 सीरीज से कार्ड है तो वो उस कार्ड से खुश रहेंगे। और अभी एनवीडिया ने शायद यहाँ पर र्यूमर्स है कि वो 16 सीरीज यानी 1660 कार्ड लॉन्च कर सकता है, जो कि मिड टियर कार्ड रहेगा और वहाँ पर हमें एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये तो र्यूमर में, इसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं यूज़र को, कन्फ्यूजन है। अभी भी कोई गेम्स नहीं है मार्केट में बैटलफील्ड 5 को छोड़ के जहाँ पर हमें रे ट्रेसिंग का फ़ायदा मिल रहा हो। और बस अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो हर जगह से जो यूज़र्स है वो कन्फ्यूज है, ये मुझे लगता है। हालांकि जो न्यू जनरेशन ग्राफिक कार्ड है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, उससे फास्ट अभी तक कोई कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास 10 सीरीज 9 सीरीज का कार्ड है तो एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि वो उसे परचेस करे नहीं करे। तो देखते हैं कि एक प्रॉपर जब गेम इसके सब आएंगे, जब सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी, तब हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं RTX ग्राफिक कार्ड से। यहाँ पर एनवीडिया की जो सेल्स है वो तो डाउन थी, अब यहाँ पर जो उनके GPUs है उनके शॉर्टेज भी हो सकती हैं। TSMC जिसके ऊपर एनवीडिया टोटली रिलाय है, उनके
GPUs के चिप के लिए, जैसे कि टूरिंग पास्कल चिप, वहाँ एक TSMC है जो एनवीडिया को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर TSMC के जो फैब्रिकेशन लाइन है 16 नैनोमीटर और 12 नैनोमीटर वाले में, वहाँ पर एक केमिकल कंटैमिनेशन के कारण अराउंड 10,000 जो वेफर्स हैं वो अब किसी काम के नहीं रहे। 10,000 वेफर बोलने से वहाँ पर हज़ारों चिप्स हैं जो अब किसी काम के नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ एनवीडिया ही नहीं, वहाँ पर AMD, मीडियाटेक और हुआवे, जिसके भी 16 नैनोमीटर और 12 नैनोमीटर वाले में चिप्स है जो उस समय बन रहे होंगे, वो सभी उससे अफेक्टेड है। लेकिन अभी हम GPU मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनवीडिया है वहाँ पर जो उनका टूरिंग आर्किटेक्चर वाला GPU है वो 12 नैनोमीटर में है, जो पास्कल है वो 16 नैनोमीटर में है। आई डोंट नो पास्कल के भी मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही होगी कि नहीं हो रही, लेकिन टूरिंग की तो हो रही होगी। और वहाँ पर अगर एनवीडिया के पास प्रॉपर इन्वेंट्री, प्रॉपर स्टॉक अगर नहीं है तो ये इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट को। अब आई डोंट नो कि कितना इम्पैक्ट करता है। अगर सब चीज़ें ठीक रही तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा मार्केट में, लेकिन अगर हुआ तो शायद एनवीडिया को और एक चीज़ झेलना पड़ सकता है। चिप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है इंडस्ट्री का सबसे पहला 1 टेराबाइट का एम्बेडेड यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज EUFS 2.1। काफ़ी बड़ी स्टोरेज हमें देखने को मिलती है यहाँ पर 1 टेराबाइट की, जिसको काफ़ी जगह यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, नोटबुक्स वगैरह। जहाँ पर नोटबुक्स वगैरह में पहले इशू रहता था स्टोरेज का, तो वो अब इशू नहीं रहेगा। 1 टेराबाइट के साथ में काफ़ी बड़ी स्टोरेज है। और सैमसंग के जो आने वाले फ़ोन्स वगैरह वहाँ पर भी हम इन्हें देख सकते हैं S10 वगैरह में। तो हमें स्टोरेज में अब और भी बड़े बड़े स्टोरेज वाले फोन आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगे, वो रीजनेबल और अच्छे से प्राइस्ड हो। वहीं पर SK हाइनिक्स से रिपोर्ट निकल के आई है कि जो DDR5 मेमोरी है, PC5 मेमोरी है, वो 2020 तक मार्केट में एंटर होगी। और यहाँ पर जो DDR5 की जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी 5200 मेगाहर्ट्ज की मैसिव फ्रीक्वेंसी है। डबल बैंडविड्थ है DDR4 2666 से। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस रहेगी वहाँ पर हमें डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि जो बैंडविड्थ है जस्ट डबल है। तो आने वाले समय में हमारे जो PCs हैं वो और भी ज़्यादा फास्ट वर्क करेंगे आज के समय से। और जो DDR6 मेमोरी है वो अंडर डेवलपमेंट है, यानी अभी DDR4 मेमोरी को आउटडेटेड होने के लिए और 1-2 साल बाकी है। उसके बाद रूमर है कि DDR5 2020 में आएगा। तो लेट्स सी कि DDR5 है तो वो 2020 में कब लॉन्च होते हैं, कब आते हैं और वो किस फ्रीक्वेंसी में मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं। तो बस गाइस यही कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशंस वगैरह है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, बताइएगा। सो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज प्रसन मालविया। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।